विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति विद्यार्थियों ये पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ईस्ट इंडिया के समय में एक सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक क्या है इसको समझा करो। सबसे पहली बात यह, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो ये मान लो कि कहां से कहां तक लिखना है, कि मैटर क्या लिखना है, फिर वो बात समझ में आ जाती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, किस समय में है? ब्रिटिश समय में नहीं है, ठीक है ना। कि अंग्रेजी काल के समय में, अंग्रेजी समय के काल में हरियाणा की सामाजिक आर्थिक स्थिति वो नहीं है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद, तब से इन्होंने अपना आधिपत्य या प्रभुत्व भारतीय जो राजनीति थी उसमें शुरुआत की कि दीवानी अधिकार उनको मिल गए थे 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा। तो कंपनी को एक दीवान मान लिया गया था। दीवान का मतलब ये विद्यार्थियों कि भी उसको दीवानी अधिकार का मतलब ये कि उसको टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, लगान इकट्ठा करने का अधिकार, जो भूमि कर था वह अधिकार मिल गया था, ये ध्यान रखो। तो 1857 तक, जब तक क्रांति हुई, जब तक की बात है ये। कभी सोचो कि 1947, तो ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, केवल 1847 तक की बात है। क्योंकि कंपनी का शासन खत्म हो गया था 1857 क्रांति के बाद, और ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की रानी का शासन शुरू हो गया था। क्लियर? इसलिए सबसे पहली बात है भी कहां से कहां तक पूछ रखे उसको समझो। फिर ये कह रहे विद्यार्थियों भी सामाजिक और आर्थिक। अब सामाजिक में देख लो, सामाजिक स्थिति, समाज में जनता है, ये समाज है, उससे सामाजिक बना। समाज का मतलब जनता, जितने भी लोग हैं जी। अब इसमें क्या है कि सामाजिक जो स्थिति है कि भी जनता है, उसके भेद कि भी वो कितनी जातियों में बटे हुए हैं, कि कितने धर्मों में बटे हुए हैं, एक तरह से ये, ठीक है ना। कितने जातियों में और कितने धर्मों में है, तो ये है। तो पूर्ण रूप से उस समय में जनता जो हिंदू समाज है, एक तो ये विद्यार्थियों, दूसरा कौन सा था सबसे बड़ा समाज? मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये समुदाय थे, ठीक है। इन धर्मों में आदमी बटे हुए थे। अगर
कहिया में हिंदू की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 70% के आसपास। ये हरियाणा के संदर्भ में है, ये बात और ध्यान रखना। जबकि बात तो भारत के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन हम हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये बात पे हरियाणा के ऊपर लागू के ऊपर है बच्चों। ठीक है कि भाई कितने परसेंट, 70% के आसपास। एक्यूरेट नहीं थे क्योंकि जनगणना उस समय में शुरुआत नहीं हुई थी। पहली बार जो जनगणना शुरुआत हुई वो 1871 में हुई, 1871, लेकिन उसके डाटा हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो जनगणना हुई, सेंसस हुई 1881, उसके पास हमारी जो रिपोर्ट है वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये तो 1857 तक है बस जो इतिहास है सामाजिक आर्थिक दशा। इसलिए एक अनुमान है विद्वानों का कि भाई इतनी जनसंख्या इतनी रही होगी, इतने धर्म के आदमी रहे होंगे। ठीक है, तो एक हिंदू। अब सबसे पहले हिंदुओं में आ जाओ कि हिंदू में 4 वर्ण है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बच्चों वर्ण है, ये जातियां नहीं है। ये वर्ण है, ये जातियां नहीं है। ये जो ऋग्वेद का लास्ट मंडल था पुरुष सूक्त, जिसको हम 10वां मंडल कहें, 10वां मंडल, ये उसमें ही बात पहली बार वर्ण व्यवस्था की कि भी आदि जो पुरुष है ब्रह्मा है, उसके मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, जांघों से पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। एक ही कल्पना है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। कल्पना भी इस आधार पे कि भाई एक आधिपत्य जमाने के लिए, जबकि हमारे को सभी को पता है कि भी इस प्रकार शरीर के जो ऑर्गन हैं उनसे किसी भी जीव का जन्म नहीं होता है, एक प्रोसेस है, उसके द्वारा ही जन्म होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा केवल एक ये कल्पना रही, और कल्पना के का आधार था वो था एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर आधिपत्य जमाएगा, बाद में जाके शोषण के ऊपर आधारित होगी व्यवस्था। बात जाति की नहीं है, बात अगर हम जेंडरी करेंगे तो महिलाओं को भी हम पाएंगे कि महिलाओं के साथ भी ऐसे ही किया गया है पुरुष के द्वारा, हम ये पाएंगे। जितने भी सारे व्रत करने हैं फास्ट करने महिलाओं करने हैं, जो धार्मिक के जो विश्वास है, जो परंपराएं हैं उनका पालन करना, उसको करना। पंचायत में जाना है, चौधरी बनना है, आदमी को जाना है, जी भले ही सरपंच महिला हो, लेकिन महिला सरपंच हो गई तो उसके बाद जब गांव के आदमी जाके उसके घर पे ये कहे कि भी सरपंच साहब है, तो उसका आदमी बाहर आता, महिला बाहर नहीं आती जो एक्चुअल में सरपंच है। क्या बोलो, साइन भी वही करेगा उसके नाम के। तो इसका मतलब ये कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया, ये हुआ। इसी प्रकार का उदाहरण हरियाणा में हुआ था, जब हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट कॉलेज में सरपंचों को बुलाया कि भाई आओ हम तुम्हारे को शपथ दिलवाएंगे, तो महिलाओं की जगह वहां उनके आदमी पहुंच गए थे। फिर नाम बोलेगा कविता, बबीता, सुमित्रा, तो आदमी हाथ उठा रहे हैं। तो फिर खट्टर साहब ने उनको वापस कर दिया था। बहुत अच्छा किया, मैं ये मानता हूं, क्योंकि जब तक सरकार प्रयास करेगी तो सामाजिक सुधार होगा। बहुत बड़ा कदम था, अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार महिलाओं को बाहर निकालना जरूरी है, घरों से, पर्दे से, बहुत जरूरी है। हाँ, पर्दा प्रथा भी ठीक नहीं है,
ये बिल्कुल क्लियर है। ये संस्कारों एक रूढ़िवादिता है और संस्कारों के नाम पे महिलाओं को एक ठगा जाता है कि भी आज लड़की है, पहले लड़की हुई, फिर उसके बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद वो फिर बहू बन गई। अब उसको पर्दा करना है। कहां पे करना है? ससुराल में करना है। किससे करना है? ससुर उससे करना है, जेठ से करना है, इवन जो उसकी सास है उससे भी करना है। ये केवल महिलाओं को करना है क्योंकि उसकी शादी हो गई। क्या जो ये लड़का था इसकी शादी नहीं हुई? यो शरण छोड़ रहा गया, यो तो पर्दा ना करता, ये तो नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? इसके के सास ससुर नहीं है, इसके के वहां उस प्रकार रिश्ते नहीं बनते। इसलिए कहने तात्पर्य ये विद्यार्थियों के भी समाज बटा हुआ था, समाज में भेदभाव था, समाज में असमानता थी और असमानता सब कुछ ये थी शिक्षा के कारण, इसके कारण और पुरुष प्रधान देश होने के कारण, देश या समाज होने के कारण थी कि भाई इसकी शादी हो गई इसलिए बहू बन गई, इसकी शादी हो गई, ये क्यों खुला छूटा फिर? इसलिए शिक्षा ये कहती कि नहीं, समानता। कुछ होता है कि भाई कहीं पे कमजोर पक्ष महिला का होता है, कहीं पे पुरुष का होता है, लेकिन ये नहीं कि भी नहीं लड़की को बांध जोड़ दो भाई, कि नहीं उसको पर्दा करना, तो वो गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें, ये जो वर्ण व्यवस्था है तो यहां पे आई जो भेदभाव शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव शूद्र वर्ण के साथ हुआ कि जिसका जन्म ये माना गया ब्रह्मा के पैरों से, आदि पुरुष के पैरों से जन्म होता, जबकि सभी जानते पैरों से जन्म हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक मन गढ़ंत कहानी घड़ी गई और उसके द्वारा एक वर्ग को दबाया गया कि भाई ये है केवल कृषि करेगा, व्यापार करेगा। ये कैसे हो सकता है? क्या ये नहीं करता? कृषि तो ये भी करता था, खेत में तो काम ये करता है जो शूद्र वर्ण है। ये नहीं कहता कि ये नहीं करते, ये भी करते, ये भी करते हैं। लेकिन डिवीजन ऑफ जब लेबर बढ़ गई तो उसके बाद ये होता कि भाई डिस्क्रिमिनेशन लाजमी है, सभी क्यों नहीं करते? तो इसलिए हुआ ये बात। अब उसके साथ ये था भाई ब्राह्मण है, केवल पढ़ने लिखने का, मंत्रों का, पुरोहित का काम करेगा, क्षत्रिय है राजा बनेगा, देश की सेवा करेगा, सिपाही के रूप में काम करेगा। ठीक है, विद्यार्थियों पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है और सामाजिक ज्ञान जो अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे राइटर्स की, वहां से आएगा। कभी ये सोचो कि भाई इस प्रकार का जो आधुनिक जो ज्ञान है, जो तकनीकी ज्ञान है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, कभी हरियाणा के विद्यार्थियों कह रहा हूं विशेष रूप से, कभी सोचो कि भाई दादा और ताऊ के पास होके के ऊपर बैठ के फिर ज्ञान आएगा, कुछ नहीं आएगा। हाँ, और बहुत सी चीजें सीखने में मिलती बड़ों से, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन तकनीकी ज्ञान है, आधुनिक ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, वो नहीं आएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी, शिक्षा भी आधुनिक होनी चाहिए। तो ये अब इसमें जो हरियाणा की बात है कि हरियाणा में विशेष रूप से दो वर्ग बांट दिए, एक तो कृषक, एक गैर कृषक। गैर कृषक, तीसरे
मजदूर, चौथे शिल्पकार। ठीक है, ये समाज का बंटवारा है एक तरह से हम ये कहें। कृषक में वो आगे जिसके पास जमीन थी, जो खेती करते थे, वे विद्यार्थी। इसके अंदर राजपूत आ गए, जाट, अहीर, गुज्जर, ये आ गए। ठीक है, गैर कृषक में आ गए कि जो खेती का काम नहीं करते। खेती का काम इसमें ब्राह्मण भी नहीं करते, इसमें और जो दूसरी जातियां हैं बहुत सी, वो भी नहीं करती, जैसे सुनार है, लोहार हैं, ये जो शिल्पकार हैं, ये आ गए इसमें मोस्टली। जबकि एक बात जरूरी यह भी कहना है कि भाई सभी किसी न किसी रूप से उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे कृषक के समाज से। एक तो कृषक, एक मजदूर, ये थे। मजदूर में मोस्टली दलित थे, ये थे जो आधुनिक समय में या उस समय में अछूत कहे जाते थे, ये थे। इसमें अछूत में भी सबसे ज्यादा जो कृषक के साथ रहा, जिसने खेती की, वो चमार, ये वर्ग है, ये कास्ट है। इसके साथ जो दूसरी जातियां थी वह अछूत में आती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने खेती के साथ काम किया, खेत में काम किया, वो चमार है। तो इसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग था, कृषि, ये तो कृषक हो गया, वाल्मीकि, धानक, जाटव, एटसेट्रा, और बहुत सी जातियां वे भी हैं। इसमें कृषक में एक और है, पानीपत के पास रोड जाति विद्यार्थी, रोड। ठीक है, रोड जाति एक ये पानीपत के आसपास है, ये भी इसी में आती, कृषक समाज में आती है। ठीक है, शिल्पकार में ये आगे भी जो लकड़ियां काम करते थे, खाती, जिसमें जो लोहे का काम करते थे, लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, इस प्रकार के ये उसमें थे। इस प्रकार समाज जातीय आधार पे बटा हुआ था। कृषक, गैर कृषक, मजदूर कहें या अछूत कहें, ये एक बात है, दलित कहें, एक बात है। शिल्पकार में जो भी शिल्प के काम करते थे, वे थे। इसमें खास बात यह है कि इसमें जुल्हा जाति थी, वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, कपड़ा बुनने का। ठीक, कपड़ा बुनने का वो ये जाति काम करते थे। तो इसलिए ये ध्यान रखो, जो जातियां हैं, कृषक, गैर कृषक, मजदूर, शिल्पकार, इस प्रकार बंटवारा करना है आपको। और ये सभी समाज का है, बात हरियाणा के इतिहास की नहीं विद्यार्थी हूं, चाहे किसी समाज की बात हो, सभी का है। ठीक, तो साफ कर दो इसको। समाज में विद्यार्थियों असमानता पहले ज्यादा थी, आज कम है। असमानता सभी जगह है, कभी सोचो कि नहीं है, लेकिन समय के साथ, शिक्षा के साथ केवल तब दूर हो सकती है। नहीं तो जो अमेरिकन समाज है या यूरोपियन समाज है, असमानता उसमें भी थी,
असमानता उसमें भी थी। ब्लैक थे, उनको राइट्स ही नहीं थे अमेरिका में वोट देने का अधिकार, उनको दूसरे शिक्षा में एक साथ स्कूल जाने के नहीं थे। स्कूल खोल दिए लेकिन स्कूल अलग थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने यहाँ कर रखा था कि भी इंडियंस के लिए अलग स्कूल है, उनके लिए अलग वो है कॉलोनी है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में कर रखा था अंग्रेजों ने कि सनीमा उनके लिए अलग है, अपने लिए अलग है, उनके लिए रोड अलग है, गलियां अलग है, कॉलोनी अलग है। इस प्रकार इसी प्रकार भारतीय समाज है कि जातियों के आधार पर बटा हुआ है कि हम देखते हैं कि भाई कुम्हार अलग है, दलित अलग है, ठाकुर अलग है, जाट अलग है, इस प्रकार अलग अलग बटे हुए, सब मिक्स नहीं है। मिक्स नहीं है तो आपस में जब लेन देन नहीं होगा, जब व्यवहारिक बात नहीं बनेगी, जब तक एकता और समानता की बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी जाति एक जगह है, मान लो यहाँ एक है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, एक यहाँ है, इस प्रकार है बटी हुई, तो फिर वो सब बंद है, वे के बंद प्रणाली है एक तरह से, उससे बाहर निकल नहीं सकते। ये निकाली या कोशिश हुई तो केवल और केवल एजुकेशन के कारण हुई ये कोशिश, और किसी कारण नहीं हुई। फिर जो समाज सुधारक के जैसे राजा राम मोहन राय थे, उनने बहुत बड़ा कार्य किया महिलाओं के लिए भी और जाति प्रथा के लिए भी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज को, स्थिति को सुधारने में। लेकिन ये हालात उस समय की, ठीक है। तो इसलिए जो शिक्षा है ये सबसे जरूरी है। आज जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर, तो उनने अपना सारा जीवन लगा दिया, उनने पॉलिटिकल जो लाइफ वो थे, अपना कैरियर था, वो भी दांव पे लगा दिया था महिलाओं के लिए। हिंदू कोड बिल को पास करवाने के लिए कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति पे अधिकार मिलना चाहिए, डाइवर्स का अधिकार मिलना चाहिए और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कि फादर की प्रॉपर्टी से वो अधिकार मिलना चाहिए, अपनी पसंद के लड़का ढूंढने का और वही विवाह करने का और डाइवोर्स लेने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पद की चिंता नहीं की जो आधुनिक समय में पॉलिटिशियन करते हैं। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन महिलाओं के लिए वो खड़े रहे। फिर आगे जाके 3 चरणों में जाके हिंदू कोड बिल फिर पास हुआ था 2005 में, 2013 में, 1955-56 में, तो इस प्रकार पास हुए। तो विद्यार्थियों, जो भी कार्य करता कोई भी आदमी हो, उसका नाम होता है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा जो महिलाएं थी उनके लिए काम किया, विधवा महिलाओं के लिए, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह 1856 में कानून बना था, 1856 में विद्यार्थियों। और ये देखिए, जब विधवा पुनर्विवाह के लिए उनने लड़की तलाश की तो बहुत मुश्किल आई थी उनके सामने। और कलकत्ता के जो बुनकर है, जो दुल्हन के लिए जो कपड़ा बनाया गया, साड़ी बनाई गई, उसके चारों तरफ लिख दिया था जो किनारे होते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर अमर रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जय हो। तो उसमें चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जय हो, चाहे राजा राम मोहन राय की जय हो, चाहे डॉक्टर कार्वे की जय हो, स्वामी दयानंद की जय हो, विवेकानंद जी की जय हो, चाहे गांधी जी की जय हो, कोई भी आदमी हो, तो विद्यार्थियों जय हो उसकी होती है, गुणगान उसका होता है जो काम करता है। जो दकियानूसी उसको चिपका रहता विचारों से, उसका कोई नाम नहीं होता है। घर बार परिवार सब कुछ, समाज का विरोध जब झेलना पड़ता है,
यहाँ तक घर छोड़ना पड़ता, घर में मुसीबतें आती जब नाम होता उनका। इसलिए जितने भी महापुरुष रहे उनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय समाज को आगे करने में, उसकी जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने में। तो मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम समाज कहते कि मुस्लिम समाज हरियाणा में उस समय में 28% के आसपास थे। अब मुस्लिम समाज 28% तो भारत से तो नहीं आए, इसलिए ये वह विद्यार्थियों कि हिंदू है। हिंदू में ये बता दिया कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब ये रही कि मध्यकालीन युग से कि भाई 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ शुरू, वहां से लेके औरंगजेब 1707 तक, उसकी मृत्यु तक एक तरह से या एक तरफा मुस्लिम राज ही रहा है मोस्टली उत्तरी भारत में। ठीक है, इसलिए यहां ये हुआ कि जो शूद्र वर्ण था, जो देश की जनसंख्या का 25% है, 25 की बजाय मैं ये कहूंगा कि भाई ये उस समय में 40% है। उस समय में, ठीक है, अगर आधुनिक समय को देखते हुए मैं कह दूं कि भाई बच्चों 60%, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जो शूद्र जो वर्ण है उसमें जो हरियाणा के जाट और अहिर ये भी आते, सारे बैकवर्ड क्लास, ये सभी शूद्र हैं। अगर भारतीय इतिहास को हम देखते खंगालते तो सभी शूद्र हैं। फिर आगे चल के इतिहासकारों ने शूद्र और अति शूद्र उसमें डिफरेंस कर दिया। तो रोहतक की जो लाइब्रेरी जाट गजट है उसमें लिखा हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट के अनुसार भी जाट है वे शूद्र कैटेगरी में, तो जनसंख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्यों हुआ कि जो हिंदू थे इसमें छुआछूत थी कि भी पशु से तो हम प्रेम कर सकते हैं लेकिन इंसान से नहीं, एक बार अगर जो विशेष उससे नहीं। तो इसलिए ये होता है कि भी एक तो जो मुस्लिम राजा थे, मुस्लिम सुल्तान थे, एक तो उनकी कठोर नीति थी, क्यों जजिया देना पड़ता था हिंदुओं को, पहली बात। दूसरी बात, फिर अत्याचार भी होते थे। औरंगजेब जैसा जो जालिम सुल्तान था, बादशाह था, वो अत्याचार भी करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू समाज का जो अछूत कहा गया वो मुस्लिम बन गया, शूद्र कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम, ये बन गए बच्चों। अब खास बात यह कि मुस्लिम में जाति प्रथा नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, ये क्लियर बिल्कुल। मुस्लिम में जाति प्रथा नहीं है, लेकिन हुआ ये कि जब हिंदू थे वो मुस्लिम धर्म में गए, वो भी कौन से गए, शूद्र मोस्टली, तो अपने साथ जाति प्रथा भी ले गए। यहां पे जो मुस्लिम थे उच्च कहे के क्लास के, उन्होंने इनको नहीं अपनाया, एक तरह से धर्म तो स्वीकार करवा दिया, लेकिन उनकी पोजीशन वैसी ही रही जैसे पीछे से एक शिया धर्म के एक मुस्लिम समाज के आदमी तो ने हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि वो आदमी किस में जाए। उसके बाद जैसे नूर सनी बे नहीं खुश नहीं है हालात पे कि जो महाराज जी थे वो बैकवर्ड क्लास से थे, उनने कैसे मतलब बैकवर्ड क्लास में चलेगा, हिंदू फिर भी नहीं बना एक तरह से, ठीक है ना। तो बड़ी विभिन्नताएं विषमताएं हैं।
समाज का जो ताना माना है उलझा हुआ है, मकड़ जाल है एक तरह से। ठीक है, तो ये वर्ग उसमें जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन मुस्लिम समाज में फिर जाति प्रथा हो गई। जैसे मेव, ये मेवात में है। जैसे रामगढ़, ये रोहतक, सोनीपत, जींद, इस साइड के जो एरिया है उसमें है। तो हिंदू थे पहले, फिर एक बहुत बड़ा वर्ग इनका बन गया, और उसके बाद जो मुस्लिम समाज थी उसमें भी जाति प्रथा और छुआछूत एक तरह से घर कर गई। ये हुआ। नहीं तो ऊपर का जो वर्ग है उसमें मुस्लिम समाज में उनने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर बहुत से 1947 में जब देश आजाद होता है तो तब यही रह जाते हैं, और ये आदमी जाट बन गए। ये हुआ। रोहतक सोनीपत का जो एरिया है, ये साइड गोहाना, ये एरिया जींद का साइड में बहुत सारे जो गांव थे जो मुस्लिम धर्म अपना लिया पहले, वापिस से फिर हिंदू में आ गए। और विशेष तौर से कहूं कि भी जाट जो कम्युनिटी है उसमें कन्वर्ट हो गए, क्योंकि पहले भी जाट थे। ठीक है, तो ये हुआ। इस प्रकार जो शेख थे, पठान थे, ऊपर के वर्ग के जो मुस्लिम समाज के, वे एक अलग रहे जो बाहर से आए थे। तो बाद में जैसे हम मुगल उसमें पढ़ते कि भाई ईरानी और तुर्की जो मुस्लिम है, हिंदुस्तानी पार्टीज, हाँ, तो वो इस प्रकार बटे हुए थे। ठीक है, तो ये हुआ वितार्थ। अब सिख हैं, ये तो गुरु नानक जी के साथ आया, लेकिन फिर भी 10वें गुरु गोविंद सिंह, हाँ, तो उनकी बात, फिर जो सिख धर्म है पंजाब में, पाकिस्तान का भी, भारत का भी, और हरियाणा के जो अंबाला, यमुनानगर, ये जो पिंजौर जो क्षेत्र हैं, और इसमें फैल चुका था। ठीक है, कुरुक्षेत्र। जैन धर्म कम है। राइटर कहते कि जो जींद के कुछ जाट हैं, जींद के, ये भी जैन को मानने लगे थे। जैन धर्म के आदमी यहां भी जाट थे, जींद में, डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर केश यादव की बुक वो कहती है इस बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के आदमी थे, बौद्ध धर्म में के जो दलित थे वो बन गए थे, उसके साथ साथ जो क्षत्रिय थे वो भी थे, लेकिन संख्या कम थी। ईसाई जो अंग्रेज आए थे या दूसरे यूरोपियन जो कंपनियों के आदमी थे, उसके साथ जो भारतीय जो दलित थे या दूसरे जो आधुनिक के सोच के विचारक थे वो भी कुछ बन गए थे। जैसे पंडिता रमाबाई, उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, वो भी बने। पारसी रतन टाटा, इस प्रकार के आदमी जो ईरान से आए थे, उन्होंने, वो भी उस समय में थे। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि सामाजिक जो स्थिति है वो जाति और धर्म के ऊपर आधारित है, तो उसका वर्णन करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस प्रकार हरियाणा में या सारे भारत में कहीं एक जो नया धर्म आया था उसकी अच्छी खासी संख्या बढ़ गई। वो किसके कारण बढ़ी? ये जो हिंदू धर्म में जो बुराई थी उसके कारण, कि जिसने एक वर्ग को अपने से दूर रखा, उसके कारण बढ़ी। अदरवाइज सभी को अपनी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो सभी को अच्छी लगती हैं। लेकिन ये भी कहता हूं कि भाई जो अच्छी है तो उसको स्वीकार करो साइंटिफिक रीजन के अनुसार, और अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दो विद्यार्थियों। जैसे हम ये कहें कि भी बाल विवाह परंपरा थी, पर्दा प्रथा परंपरा भी थी, और सती प्रथा परंपरा भी थी, लेकिन ये तो एक धब्बा था इंसानियत के ऊपर, इसलिए छोड़ दो उसको। इसलिए जो नई चीजें हैं जिससे समाज आगे बढ़े, जिससे देश आगे बढ़े, जिसमें आदमी की गरिमा हो, उसको अपनाओ। और ये सब कुछ आएगा कि शिक्षा है उसके कारण आएगा। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर नहीं आएगा, ये क्लियर है बिल्कुल विद्यार्थियों। क्योंकि जो वर्ग है
पढ़े लिखे किसी भी आदमी की बात है, कोई जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा। ये देख लो, हमेशा जो राज करता है वो पढ़ा लिखा है, वो करता है। जिसको दूसरों को बेवकूफ बनाना आता वो करता है, ठीक है ना। और हमेशा गरीब का, मजदूर का शोषण जो होता है, किसान का, वही करता है। चाहे किसान भी मान ले कि भी हमें किसान रहे ही, लेकिन उसमें भी शोषण उन किसानों का होगा जिनके पास जमीन नहीं होगी या बहुत कम जमीन होगी। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब रह गया आदमी, गरीब, जो भी आदमी गरीब रह गया, ये मान लो कि दूसरे जो आदमी हैं उसको ऊपर नहीं उभरने देते, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो। अब इसको साफ कर देता हूं विद्यार्थियों। तो इसके साथ जो सामाजिक जो दशा है, तो सामाजिक दशा में उस समय के कि जैसे जाट, गुज्जर, राजपूत, रोड, दलित, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, उसमें उसके अनुसार जो जातियाँ थी, शिल्पकार, खाती है, लवार है, सुनार है, धोबी है, नाई है, तेली है, चमार है, वाल्मीकि है, जाटव है, जो भी कुछ है, वो समाज था उस समय। अब ये कहें कि भी जीवन कैसा था उस समय का, ग्रामीण जीवन। तो ग्रामीण जीवन विद्यार्थियों एक तरह से सामाजिक रूप से कहें तो ठीक ठाक था, कोई बहुत अच्छा नहीं था कि हम ये मान ले भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। क्योंकि इस समय भी जो था समाज, उसमें असमानता थी और शिक्षा नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षा यहां पे उस समय में गुरुकुल, पाठशाला, मकतब, टोल, इनमें होती थी, हिंदू और मुसलमानों की, दोनों की, ठीक है ना। और केवल जो ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है उसका अधिकार था, दूसरों का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण की महिलाएं हैं उनको नहीं था। इसलिए हमेशा मैं इस बात को लेके चलता हूं कि ये मान लियो कि वे शूद्र वर्ण है और उसके साथ महिलाएं हैं, ये महिलाएं चाहे किसी भी वर्ण की है, इनकी कंडीशन कमोबेश एक समान रही है। और जो शूद्र वर्ण की महिलाएं, उनकी के ऊपर तो डबल मार पड़ी है। ये देखिए कि मान लो शूद्र वर्ण की महिला है, एक तो यहां पे इसने जो इसके आदमी है, पुरुष है, उनके यहां में असमानता झेली है। दूसरी बात फिर यहां पे झेली है जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो मतलब बोले जाते हैं उनसे झेली है, डबल मार झेली है। यहां पे भी ये महिलाएं झेल रही हैं कि ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, ये महिलाएं झेल रही हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये पहले शूद्र वर्ण के जो पुरुष उनसे, फिर यहाँ पे इनसे, इस प्रकार। लेकिन कुल मिला के ये कहूं कि भाई शिक्षा का अधिकार उनको भी नहीं था, उनको भी नहीं था। अमीर घरों के लड़कों की जो शिक्षा दीक्षा घर पे हो गई तो हो गई, उनको बाहर निकलने इजाजत नहीं थी। ये तो जो द्वार खोले हैं आजादी के, स्वतंत्रता के, मौज मस्ती के, आधुनिकता के संदर्भ में कर, पहनने के, ओढ़ने के, इंटरटेनमेंट के, ये सब कुछ शिक्षा के कारण आया है, अदरवाइज नहीं होता, पॉसिबिलिटी थी नहीं। अगर रूढ़िवादी समाज होता, अगर समाज पिछड़ा हुआ होता, अगर समाज गरीब होता,
जब बसों में चले, जब रेलगाड़ी में बैठे, जब किसी ने पूछी कि भी तुम्हारी जाति कौन सी है, वहां पे कहा भी सीट दे दो। सीट दे दी गई या सीट नहीं दे दी गई, दो ही बात है। तो वहां पे टच होके बैठे, तो तब वहां पे आदमी ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो यहां पे भेदभाव था। तो ग्रामीण जीवन ठीक ठाक था। जो घर थे, जो गरीब आदमी थे, उसके घास फूस, घास के छप्पर थे। जो जमींदार वर्ग था, जो बड़े वर्ग आदमी थे, अमीर आदमी थे, उनकी हवेली थी। ये बात भी थी, उनकी हवेली थी। तो शोषण है, जो शोषण यहां से चलता था, हवेली से। ठीक है, जो एक पंचायत होती थी जो फैसले करती थी गांव के वापस में। इसके साथ गांव में एक चौपाल होती थी, जहां पे गांव की मीटिंग होती थी, पंचायत की मीटिंग होती थी। गांव में चौपाल के साथ साथ एक मंदिर भी होता था। वो शिवालय बोला जाए या मंदिर बोले जाए, कुछ बोला जाए, शिवालय जो शिव काल है, इस प्रकार वो रहा है। ठीक है, तो समाज में जो कृषक समाज है, उसकी जो दशा कहें तो वो हमेशा जो साहूकार वर्ग है, वर्ग उससे कर्जा लेता था, और उसका कर्जा जो ब्याज की दर थी विद्यार्थियों, वो ऊंची थी, ब्याज की दर ऊंची थी। ठीक है, और एक टाइम तो ऐसा था कि 1851 से लेकर के 1856 तक जो खाद्यान्न था उसका रेट डाउन हो गया, रेट गिर गया। रेट तो गिर गया, लेकिन साहूकार ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम नहीं किया। इसलिए जो कृषक समाज था उसके ऊपर से कभी भी साहूकार का कर्जा नहीं उतर पाया, इसलिए वो हमेशा दुविधा में, परेशानी में और गरीबी में उसने जीवन जिया है। ठीक है, तो ये रहा है, इस प्रकार की बातें उस समय के समाज में रही है। फिर दूसरी बात है, उस समय में जो हम कहें कि भाई प्रथाएं, परंपराएं, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है, कि भी जिसको अच्छा माना जाता है, जिसे टोना टोटका है, टोना टोटका ये भी था उस समय में। जैसे 3 और 13 जो दो शब्द है, इनको अच्छा नहीं माना जाता था। जैसे रास्ता बिल्ली आगे से काट गई, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। जैसे किसी ने किसी को एक हरियाणवी उसमें भी करवा दिया शानों से, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बातें थी उस समय, भूत प्रेत विद्या, ये सब कुछ उस समय भी था। और ये नहीं कि आज नहीं, आज भी है समाज में, ये बात भी हकीकत है। लेकिन सब कुछ जो दूर होगा वो शिक्षा से दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं बच्चों कि भाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। एक बात ध्यान रखना कि ये नहीं कह रहा कि विद्यार्थियों में भी जो शूद्र के, उसके लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी गरीब बच्चा है, जो भी गरीब परिवार है, गरीब तो राजपूतों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, जाटों में भी है, जल कैटेगरी में उनमें भी है, तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये देख ली कि भी क्या आपकी जाति में आपके लोग आपका शोषण नहीं करते। क्योंकि ये सिलेबस जो पढ़ा रहा हूं मैं बीए के विद्यार्थियों के लिए, 4th सेम के लिए, बीए सेकंड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़े हो विद्यार्थियों। तो कोई भी गरीब बच्चा है, गरीब परिवार है, उनको अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। पेरेंट्स को ये करना चाहिए, विशेष रूप से जो बाप है उसको मेहनत मजदूरी करे और बुरी आदतों को छोड़े और बच्चों के ऊपर अपना ध्यान करें। उससे परिवार के साथ साथ समाज, एक आदर्श समाज की रचना होती है, उससे देश आगे बढ़ता है। जो महापुरुषों ने सपने लिए थे वो साकार होते हैं।
अगर भारत से वास्तव में प्यार करता कोई आदमी, नागरिक भारत का जिम्मेदार, तो बुरी आदतें छोड़ो, अपने बच्चों को शिक्षा दो अच्छी, उनका ध्यान रखो, उनसे पूछो कहाँ गया बेटा, कहाँ गई थी बेटी, और भी पढ़ाई करो, ये करो। गरीबी तब दूर होगी जब शिक्षा होगी। जी वो कंपनी में ही काम करे, लेकिन कंपनी में पैकेज आजकल अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए हैं। कभी सोचो कि भाई सर तो केवल इनके लिए कह रहे हैं ना, महिलाएं तो 50% है। लड़की नहीं पढ़ेंगी तो आगे जाके फिर परेशानी है। अगर पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो किसी वर्ण की महिला हो, लड़की हो, उसको स्वतंत्रता है, उसको एक अधिकार मिलता है। वो कानून को जानेगी संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, आईपीसी क्या है, सीआरपी क्या है, वो अखबार पढ़ेगी, वो टीवी देखेगी। तो इसलिए शिक्षा ही महत्व है। मैं मानता हूं सब कुछ के जो द्वार खोलेगा, अंधकार की जो छटा हटाएगा, वो केवल और केवल एकमात्र मंत्र शिक्षा है, ठीक है। तो ये हुए विद्यार्थियों, इस प्रकार की बात सामाजिक उसमें ये आए थे। क्योंकि यहां पे जो टैक्स था, लगान था, इसको इकट्ठा करने के लिए तो सरकार ने, जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, केवल इकट्ठा करने के लिए इसने 122 पुलिस वाले लगा रखे थे। करनाल जो जिला, 136 पुलिस वाले लगा रखे थे टैक्स इकट्ठा करना, लगान इकट्ठा करना है। जबकि कानून व्यवस्था बनाने के लिए केवल 22 आदमी लगा रखे थे। इतना फर्क था। इसका मतलब ये कि सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य था वो शोषण के ऊपर आधारित था, कि भी समाज का शोषण कैसे हो, ये था बस, ठीक है। तो सब कुछ शोषण मत सोचिए, घर हो चाहे बाहर हो, आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, अपना वो है जो अपने लिए अच्छा सोचे। नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा भी लड़ाई करो, लड़ाई मत करो, और अपना अलर्ट हो जाओ और अपने परिवार को संभालो। और पेरेंट्स अनपढ़ है विद्यार्थियों, तो उनको भी कहो कि भी नहीं, झगड़ा नहीं करते, झगड़े से परिवार पीछे जाता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा, जिस समय आपकी पोजीशन अच्छी हो जाए और वो गलत करता है तो फिर कानून का सबक भी सिखाओ। मैं ये भी कहूँगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्यों कानून के कहते हैं ना, बहुत लंबे हाथ होते हैं, फिर सब कुछ हार जाता है। तो फिर कानून है वो काम करेगा अपना। तो विद्यार्थियों, अब आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में वही बच्चों कि भी कृषक समाज था या भाई कृषि के ऊपर आधारित काम थे, कि शिल्पकार जो भी काम करते थे ये थे, कि भाई व्यापार ये थे, नगर शहर ये थे, ठीक है ना। इसी समय में जो प्लेग की जो बीमारी आती थी या महामारी बीमारी वो थी, जैसे अभी पीछे कोविड आया था, ठीक है ना, कि सारे विश्व को हिला गया था वो। हाँ, तो इसी प्रकार वो क्षेत्र में भी आ सकती है, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। वो तो विश्व महामारी थी एक तरह की, एपिडेमिक, पैंडेमिक, ठीक है। तो ये बातें इस प्रकार, कृषि ये साहूकार है, इसको यहां से लगा लेना है। ये कृषक है, इसको कर्जा लेना है। इसकी जो दर है, दर इसकी कर्जे की ऊंची है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा। शिल्पकार थे जो भी लोहे के, सोने के, चांदी के, तांबे के जो भी काम करते थे उनके थे, उनके संदर्भ में थे ये बातें। शिल्पकार जो भी थे उस समय में, ठीक है ना। व्यापार है जो एक तो घरेलू व्यापार,
और एक भारी। उस समय में मैं ये कहूं कि भी गांव है एक तरह से आत्मनिर्भर था, तो ये नहीं है, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे और कंपनियां थी वो खुल चुकी थी, और छोटे छोटे जो व्यापारिक क्या बोलते हैं व्यापारिक कमेटियां और व्यापारिक संगठन वो काम करते थे, वो भी थे विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है ना। और गांव में भी आदमी कुछ हवेलियों में रहते थे, बड़े घरों में रहते थे, पक्का मकानों में रहते थे, तो इसलिए उनके जो संपर्क था उनका संपर्क बाहर के आदमियों से था, तो ये रहा था, इसलिए तो वो नहीं हुआ। इसके साथ नगर थे कि कहते हैं 10% के आसपास नगरों की जनसंख्या थी उस समय, पॉपुलेशन हरियाणा टोटल नगर उसमें इतने थे। और इस समय में जो गांव थे, गांव इस समय में उस समय में 3000 के आसपास, और 100 घर से लेकर के 1000 की जनसंख्या तक ये घर थे, 1000 की संख्या तक, ठीक है। जबकि आज जो हरियाणा में गांव है एट प्रेजेंट में वो 7000 से ऊपर है, और 6222 पंचायतें, 22 जिले हो गए, ठीक है ना। तो ये रहा। प्लेग और महामारी इस समय में आती थी, बीमारी आती थी, ठीक है। और प्लेग और महामारी 1841 और 1843 इसमें आई है प्लेग। प्लेग एक बेटा बच्चों अछूत का रोग होता है कि भी जो चूहे और बिल्ली उसके माध्यम से फैलते, क्योंकि चूहे बिल्ली एक घर में नहीं रहते, अलग अलग घरों में जाते, तो वो हुआ था उसके द्वारा। इस समय में अकाल भी पड़े हैं, अकाल ये भी पड़े हैं। अकाल जो पड़े वो 1803 में, 1860 में, 1813 में, 1803, 1813, 1860 नहीं, सब वो 60 तो सटिया हो जाए बच्चों, 33-34 में, 33-34 में। जैसे 1803 का कहें कि भी 1860, इसका मतलब ये विद्यार्थियों 60 का अकाल, ये ध्यान से समझना। 1803 जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन, उसके कारण 1803 है। 1860 हर जो हिंदू पंचांग है ये उसके अनुसार है। हिंदू पंचांग का जो आधार है वो विक्रम संवत है, और इसकी शुरुआत 1557 एडी में हुई थी। इसलिए विक्रम संवत जो आधुनिक जो समय का जो हम कैलेंडर को मानते हैं उसमें ये किया करो, विक्रम संवत जब निकालना हो आपको तो उसमें +57 कर दो, ये कर दो। तो 1803 में हम 57 ऐड करेंगे तो 1803 में 57 ऐड करेंगे तो 1860 हो गया। इस प्रकार जैसे तुमने गांव में बड़े बूढ़े आदमियों को सुना होगा विद्यार्थियों कि भी 60 का अकाल, 90 का अकाल, 20वीं का अकाल, वो 1820, 1890, 1860 इस प्रकार होते हैं। तो उनके देशी महीने उसके अनुसार चलते हैं, और देशी जो महीने हैं वो चैत से शुरू होते हैं और फाल्गुन, हरियाणवी में फागुन और हिंदी में फाल्गुन, इसमें खत्म होते, चैत से शुरू होकर के फाल्गुन तक ये लास्ट होता है, ठीक है। तो ये भी सामाजिक हरियाणा के संदर्भ में जो दशा है वे और अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। तो ये रहा विद्यार्थियों। और इसके साथ जो प्लेग महामारी ये जो बीमारियां थी उस समय में ये बहुत चली, ठीक है, और उसमें बहुत से आदमी मारे गए थे, और लेकिन उसके सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। जब 1851 से लेकर के 1856 तक जब कमी आई, उसमें गिरावट हुई खाद्यान्न के रेट में, तो साहूकारों ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया था। तो सफदर हास में बहुत बड़े कवि लेखक हुए
जिन्होंने गरीबों के ऊपर कविताएं लिखी, कि जो मजदूर वर्ग था उसके ऊपर कविताएं लिखी विद्यार्थियों। हाँ, तो उनने कविता लिखी कि भाई पढ़ना लिखना सीखो ओ भूखे मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूखे मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। ठीक है। और ए आ ई को अपना हथियार बना के लड़ना सीखो ओ मेहनत करने वालों। तो जो कवि रहे उस समय के, इनके अलावा और भी बहुत कवि हैं जिनने, लेखक है जिनने गरीबी के ऊपर बात की, जिनने महिलाओं की ऊपर स्थिति के ऊपर बात की। तो गरीब कोई भी हो समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कोई एक विशेष का नहीं, अगर हमारे को आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, तो केवल 5% से देश आगे नहीं बढ़ता। 5-7% हो गए तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता। जो कृषक समाज है, जो मजदूर वर्ग है, हर एक जाति का, हर एक धर्म का, उसमें जब ज्ञान का प्रसार होगा तो तब मान लीजिए कि वह अपने अधिकारों के बारे में जानेगा, अपने वोट का इंपॉर्टेंस के बारे में जानेगा, कौन सरकार ठीक है उसके बारे में जानेगा, देश के हित में कौन चाहते उसके बारे में जानेगा। इसलिए चाहे सफदर हाशमी हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, जैसे आज उनकी पुण्यतिथि है 6 दिसंबर 1956 को उनका स्वर्गवास हुआ था विद्यार्थियों। इसलिए टॉपिक भी ऐसा ही था कि सामाजिक आर्थिक दशा उसके बारे में। तो उनके साथ साथ जितने महापुरुष है उनको भी नमन। और ये कहता हूं कि भाई, मैं ये कहूंगा कि जाति है, धर्म है, ये कुछ नहीं बच्चों, ये बेकारी चीजें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो अशिक्षित आदमी कहेगा अगर जाति में उलझ गया, तो फिर जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति का नेता मान लिया, जबकि लेबर क्लास के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। 8 घंटे जो महिलाओं को अधिकार मिला, उनने हिंदू कोड बिल, उनके ऊपर जो काम किया और पार्लियामेंट से त्याग पत्र दिया, तो दिखाता कि नहीं, वो त्याग की मूर्ति थे, वो सबका भला चाहते थे, कि दलित का नहीं, सभी महिलाओं का। ये भी हकीकत है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो हो सकता है कि उनको वो अधिकार नहीं मिल पाते जिन्हें भारत के संविधान का निर्माण किया, उसमें प्रावधान डाले गए, महिलाओं का अधिकार दिए। तो महिलाओं को लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर सही रूप से पढ़ के देखो, वोट का अधिकार कहें, स्वतंत्रता अधिकार कहें, समानता का अधिकार कहें, सबसे ज्यादा वकालत महिलाओं की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। नहीं तो ये भी हकीकत है, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में ये बातें लिखी हुई है, या दूसरी जो किताबों में लिखी हुई कि उस समय के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जो, उन्होंने भी महिलाओं की अधिकारों की वकालत नहीं की थी। जिनको हम एक क्रांतिकारी नेता मानते हैं, उनने भी ये कह दिया था कि वे अंग्रेजों ने आकर के देश की संस्कृति इसका मटिया मेट कर दिया। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में 2500 के आसपास महिलाओं ने केस डाले थे। 1950 में, 51 में, जिस समय में सेंट्रल जो कैबिनेट थी, पार्लियामेंट के जो सदस्य थे उनमें से, उनने भी विरोध किया था कि भी नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ये ठीक नहीं करे, महिलाओं की इसमें तो गलत हो जाएगा, समाज में असमानता फैल जाएगी। तो बहुत से आदमियों ने हिंदू कोड बिल उसका के पक्ष में बात नहीं की थी। बिल जब पास से नहीं होता दिखा, उसके ऊपर चर्चा सही रूप से नहीं लगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने त्याग पत्र दे दिया था। तो विद्यार्थियों में ये कहूंगा कि भाई मेहनत करना है तो जो कृषक समाज है उससे सीखिए, जो मजदूर है
उससे सीखिए। लेकिन इनको मिला क्या? सबसे सामाजिक नीचे पायदान पे। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर की जगह एक बार आप सोच के देख लीजिए कि कमरे से बाहर बैठा जाता, आपको पानी सारा दिन नहीं पिया, मतलब पीने का अधिकार खुद को। इसलिए सामाजिक जो स्थिति थी इस समय में वो भी काफी हरियाणा में भी सेम ही थी। तो विद्यार्थियों, जो भी मेहनत करता उनसे शिक्षा लीजिए और आगे बढ़ने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिए। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।